हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम फाउंडेशन। बच्चे लोग, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ। चैप्टर का नेम है पोलोनोमियल्स। आइए फटाफट से हम जान लेते हैं कि पोलोनोमियल्स क्या हैं। देखिए, पोलोनोमियल्स को पहले हम फैक्टर करके ही समझेंगे कि पोलोनोमियल्स होता क्या है। देखिए, पोली का मतलब जो होता है वो होता है मैनी, और नॉमियल्स का मतलब होता है वो होता है टर्म्स। तो पोलोनोमियल्स का टोटल मीनिंग क्या निकला? मैनी टर्म्स। आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और डीपली इसको समझते हैं। An algebraical expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called polynomial। तो बच्चे लोग, यहाँ से क्या समझ आता है हमें? तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि बेसिकली जो भी हमें बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं और कोई भी अगर हमें वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल मीन्स, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई, ये होते हैं वेरिएबल। और अगर हमें वेरिएबल की पावर लाइक 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। बोला क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 4 + 9x² माइनस 5x² y प्लस 3/8xy। बच्चे, ये जो पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये एक पोलोनोमियल का एग्जाम्पल है। और जो आप सेकंड एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, 5 + 8x⁻³ प्लस 4x², ये पोलोनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इस चीज़ को समझिए। जब हम इसकी डेफिनेशन कर रहे थे, वहीं पर हमने अच्छे से समझा था कि वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। मीन्स कि कोई भी अगर आप वेरिएबल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमें वेरिएबल नज़र आ रहा है x⁻² दे रखी है, तो कोई भी अगर वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर कोई भी इंटीग्रल फॉर्म में ज़रूर होगी, ना तो वो नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होगी। तो कोई भी ऐसा पोलोनोमियल जिसकी पावर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नज़र आए या नेगेटिव नज़र आए, उसे हम किसी भी हालत में पोलोनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पोलोनोमियल का एक इंट्रोडक्शन। आइए अब हम चलते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन एक ही हमें यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है। देखिए बोला क्या गया है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10। फिगर 2.10 आपको नीचे बना करके दिखाई हुई है। बिलो फॉर सम पोलोनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। देखिए बच्चे लोग, है क्या यहाँ पर, हमें बेसिकली एक्सिस ड्रॉ करके दिए हुए हैं। इस एक्सिस, जो हमें एक्सिस ड्रॉ करके दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें बताना क्या है, जो ऊपर से एक अलग से एक्स्ट्रा लाइन जैसे नज़र आ रही है, हमें ये लाइन नज़र आ रही है, हमें ये बताना है कि ये कितनी बार एक्स को टच करते हुए जा रही है, एक्स लाइन को टच करते हुए जा रही है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आने वाली जो ऊपर से एक एक्स्ट्रा लाइन नज़र जो आ रही है हमें, ये एक्स पर एक बार भी टच नहीं करके गई। मीन्स इसका आंसर जो हमें बताना होगा वो जस्ट ये बताना होगा कि यहाँ पर एक बार भी टच नहीं हुई, तो मीन्स आंसर हुआ इसका 0। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं, एक्स लाइन को जो ये लाइन टच कर रही है, ऊपर से आप देख रहे हैं 1 टाइम ही टच कर रही है, तो इसका आंसर भी क्या बनता है, पी एक्स की वैल्यू 1 बनेगी। फिर हम देख पा रहे हैं, फिर एक्स एक्सिस पर जो हमारी ये लाइन आ रही है, ये 1, 2 और 3 टाइम्स टच कर रही है, तो आंसर हुआ इसका 3। ठीक इसी तरह आगे आने वाले पार्ट में, यहाँ पर एक्स की लाइन पर जो टच कर रही है, ये 1 और 2 टाइम्स कर रही है, तो इसका आंसर जो हुआ वो हुआ 2। फिर हमने जो देखा, ये जो एक्स लाइन आ रही है, ये एक्स लाइन पर जो टच कर रही है 1, 2, 3, 4 टाइम्स कर रही है, तो आंसर इसका बना 4। ठीक लास्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन जो हम देख रहे हैं, ये एक्स लाइन पर जो टच कर रही है 1, 2 और 3 टाइम्स कर रही है, तो आंसर इसका क्या बना 3। तो बच्चे लोग, ये थी एक्सरसाइज 2.1। आइए फटाफट से हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चे लोग, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर लेने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस जो रहते हैं, वो 2 to 3 मार्क्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बच्चे लोग, नीचे हमें कुछ एक इक्वेशंस बना करके दी हुई हैं। हमें बताना क्या है, जस्ट हमें बताना है, हमें एक तो बताना है कि जो हमें पोलोनोमियल्स दिए हुए हैं, इसकी प्रॉपर जीरोज क्या बैठती हैं, और जीरोज बता लेने के बाद इनका हमने एक रिलेशन भी निकाल करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ एक दी गई हैं, जिसमें से हमें करके क्या दिखाना था, हमें बेसिकली एक रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाना है जो ज़ीरोज़ का और कोफिशेंट का होगा।
आइए क्वेश्चन को फटाफट से करके देखते हैं। हालांकि यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है, मैं आपको फिर भी एक अलग से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए जिस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इसी क्वेश्चन का हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो यहीं पर एक रिलेशन को हम जान लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वेयर का जो भी कोफिशेंट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वेयर का कोई कोफिशेंट हमें दिया नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा, वो होगा 1। और ये जो 1 होगा इसे नेम दिया जाता है ए। ठीक इसी तरह आप आगे x देख पा रहे हैं, x का कोफिशेंट जो होगा वो होगा -2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका साइन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये आया b। और जो लास्ट आप टर्म देख पा रहे हैं जिसे हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म मीन्स जिसके साथ कोई x वेरिएबल काम नहीं कर रहा है, तो ये हुआ c। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। आपने सिंपली इसको, जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, और बाद में हमने करके क्या दिखाना है, जो हमें एक रिलेशनशिप बोला हुआ था। देखिए हमें यहाँ से जो आंसर फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ज़ीरोज़ को, और जब हम ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद जो लॉजिक लगाएंगे वेरीफाई के लिए, उसका काम हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं और जान लेते हैं इसकी ज़ीरोज़ बनेगी क्या। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म यानी कि लास्ट टर्म दी होती है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, -8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, तो ये हुआ -8x स्क्वेयर। सेकेंड स्टेप जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करने का, अब जो कुछ भी आपके पास कॉफिशेंट बच चुका है एक्स स्क्वेयर का, यानी कि 8 का आप फैक्टर सॉल्व कर लें, और फैक्टर भी इस तरह से सॉल्व करें कि सबसे पहले आपने उसको स्मॉलेस्ट टेबल पर दिखाना है। तो ये आया हमारे पास 222। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, बस अब क्वेश्चन का आंसर जो है वो आने को ही है। तो अब करेंगे क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए एक्स स्क्वेयर को एज इट इज़ रखा, -8 को एज इट इज़ रखा। ये जो आप यहाँ पर फैक्टर देख पा रहे हैं, इन फैक्टर से कुछ ऐसा लॉजिक लगाएं कि सॉल्व करते ही आपके पास -2x आ जाए। मीन्स आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये 4 लगाया और अकेला रह गया यहाँ पर 2। यानी कि जब हम क्या करते हैं, -4x प्लस 2x को सॉल्व करते हैं तो आपके पास -2x आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, जो ये फैक्टर्स हमने बनाने होते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, वो कुछ इस तरीके से बनाने होते थे कि आपके पास ये मिड वाली टर्म आ जाए एग्जैक्टली सॉल्व करते ही। अब आप क्या करेंगे, पहली दो टर्म्स में से जो भी कॉमन निकलते कॉमन निकाल लें। ये कॉमन निकला x, अंदर क्या रह गया, फिर से x, यहाँ आया -4। ठीक इसी तरह ये x -4 यहाँ पर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे फिर से वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर आ रहा है, हम ठीक चल रहे हैं, यानी कि x को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x आ जाएगा, यानी कि फिर से हम ठीक चल रहे हैं। जब हम 2 को x से करेंगे तो फिर से आ जाएगा हमारा 2x, यानी कि ये स्टेप भी हमारा ठीक है। +2 को जब हम -4 से करेंगे ये आ जाएगा -8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं से ही हमें पता चलता है कि हम ठीक चल रहे हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो हमारे सेम पॉइंट्स आ चुके हैं x -4 और x -4, इनमें से किसी एक को उठा लें, इज इक्वल टू रखें 0। और जो बाहर पड़ी थी टर्म्स हमारे पास x+2 अलग से लिखें और इज इक्वल टू रखें 0। अब स्टूडेंट्स 4 वहाँ चला जाएगा, ये आया, और 2 वहाँ चला जाएगा, ये -2 आया। मीन्स हमारा जो फर्स्ट ज़ीरो जो निकल करके आता है वो आता है 4, और जो दूसरा ज़ीरो निकल करके आता है वो आता है -2। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, हमने इनका निकाल करके दिखाना है एक रिलेशनशिप, यानी कि आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हमने वेरीफाई भी करके दिखाना। तो वेरीफाई कैसे करते होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, सम ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है हमारा c/a। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ये b a c ये लॉजिक हैं क्या। b जो होगा यहाँ पर वो होगा हमारा -2, ये एज इट इज़ उठाया यहाँ पर रखा -2, और जो एक हमें शुरू से ही b के आगे माइनस दिया हुआ था ये वाला माइनस हमने यहाँ पर लगाया, और a अपॉन में होना चाहिए तो ये 1 के इधर आ गया, और c जो लगाया हमने, c की जगह हमने लगाना है -8, ये लगाया। a के प्लेस पर फिर से हम लगा देते हैं 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, जो भी आपके ज़ीरोज़ निकले थे मींस 4 एंड -2, उनको आपने प्लस करना है। तो 4 प्लस -2। अब स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाने वाला है, 4 -2, इसे सॉल्व करें फिर आ जाता है 2। यहाँ पर हम देखते हैं -2
और माइनस बाहर जो पड़ा है ब्रैकेट के, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 आ जाएगा, मीन्स यहीं से ये वेरीफाई हो गया, इसके सम्स वेरीफाई हो गए। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मीन्स हमारी फर्स्ट ज़ीरो जो थी वो 4 थी और सेकंड ज़ीरो थी वो -2 थी। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि मैथ्स में दो साइन इकट्ठे नहीं आते होते ना। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और इधर भी हमारा क्या आ रहा है -8, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप हर एक पॉइंट को, यहाँ पर हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व किया। 4 एंड -2, 4 एंड -2 इसकी 2 ज़ीरोज़ निकाल करके यहाँ दिखाई हुई थी। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि वेरीफाई जब जब आपको करना है तो वेरीफाई के लिए आपको लॉजिक जो लगाना है, फिर से लिख करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a, और प्रोडक्ट से जब आप वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ c/a, और a b c क्या है ये भी मैंने आपको बताया, रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, एक्स स्क्वेयर का जो कुछ भी कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 हुआ, 1 जो हुआ वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट रहेगा यानी कि -2 ये होगा b, और जो -8 होगा जो कांस्टेंट टर्म होगी ये होगा c। इन्हें आप यहाँ पर रखें, ठीक है, उसके बाद आप इसको इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, 4s² - 4s+1। तो स्टूडेंट्स हमने फिर से इसको यहीं पर लिया और उसी लॉजिक को लेते हुए चले कि पहले 1 को 4s² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे हमने पहली क्लासेस में भी सीखी है आपको, हालांकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया भी है। अब आगे फटाफट से बताता चला जाता हूँ, फिर भी अगर प्रॉब्लम आए स्टूडेंट मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो बच्चे जैसे ही आप देख रहे हैं 4s² को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आ जाता है 4s²। अब यहाँ पर 4 जो आया, 4 के फैक्टर बनाए, फिर से 4 के जो फैक्टर बनाए स्मॉलेस्ट टेबल से देखा तो वो 2 और 2 आ जाता है। तो 2 और 2 का यूज़ करते हुए हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारा क्या बन जाए, -4s। तो नॉर्मली सी बात है स्टूडेंट्स, -2 और -2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 4 ही होता है। तो यहाँ पर हमने साइन जो लगाया माइनस माइनस का लगाया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर जो साइन चाहिए वो माइनस का ही तो चाहिए। तो ये आया -2s -4s आया। अब पहली दो टर्म्स में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा कॉमन आ जाएगा 2s। 2s जैसे ही कॉमन आया, अंदर जो रह जाएगा वो 2s फिर से रह जाएगा, 2s को 2s से मल्टीप्लाई करते हैं, 4s² आ गया। 2s को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -2s आ गया। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 2s -1, ये फिर से आगे लिख दें क्योंकि आगे भी ये लॉजिक जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब 2s को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा -2s आ जाए, दैट इज़ -1। -1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे, -2s आ जाएगा, -1 को -1 से करेंगे, ये +1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर कॉमन आ रहा था उसके इनमें से किसी एक को उठाओ और उसके इज इक्वल टू में रख दो 0, और जो बाहर पड़ा था हमारा 2s -1 इज इक्वल टू रख दिया हमने 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से s की वैल्यू निकाली 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू निकाली 1/2। तो अब जब वेरीफाई करना है तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा आपको लॉजिक जो होगा वो यही यूज़ करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो करेंगे वो आ जाएगा c/a। फिर से इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है हमारा -b/a। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ ज़ीरोज़ हम करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट ज़ीरो जो आया था वो क्या आया था, 1/2, और सेकंड भी ज़ीरो जो आया था वो भी 1/2 था। तो 1/2 + 1/2 यहाँ लिख देते हैं। और अगर हम बात करें -b/a की, यानी कि यहाँ पे हमारा b क्या हुआ, b हमारा यहाँ हो जाएगा -4। और अगर हम a के बारे में बात करें, s² का कोफिशिएंट वो हुआ 4। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, हम जानते हैं जब भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते होते हैं, एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1 आ जाता है। और यहाँ देखते हैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 आ गया, अपॉन में 4 कैंसिल किया 1। तो स्टूडेंट्स ये वेरीफाई हो गया सम का लॉजिक लगाते हुए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्ट का लॉजिक लगाते हुए, ताकि बड़े अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोडक्ट बोला हुआ है तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होने वाला है। c के प्लेस पर हम क्या करेंगे, c के प्लेस पर हम देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, ये 1 आ गया। a के प्लेस पर हम क्या करेंगे, जो s² का कोफिशिएंट था 4 हमने वो रखा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,
1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहीं से स्टूडेंट ये वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर आपको सभी के सभी पॉइंट्स मैंने सॉल्व करके दिखाए होंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन उठा लेता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या बोला हुआ था, 6x² - 3 - 7x। सेम लॉजिक अपनाना है, एक छोटा सा यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए कोई भी अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले बड़ी पावर आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6x² लिखा हुआ और -7x लास्ट में लिखा हुआ है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, -7x को पहले लिख दें और -3 को बाद में लिख दें, तो ये क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6x² -3 -7x आपको क्वेश्चन दिया गया था। -7x को पहले लिखें, -3 को बाद में लिखें, जो कांस्टेंट टर्म है। आगे इसको ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। यहाँ पे आपके जीरो जो लास्ट में आए थे 3/2 एंड -1/3 आ जाएगा। तो जब आपको वेरीफाई करने के लिए बोले तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको -b/a बताया सम का तरीका, और जो प्रोडक्ट का तरीका बताया वो c/a बताया, ठीक उसी लॉजिक से इससे भी करेंगे हम। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो चेंज है इसमें, यानी कि बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली ये जो अलग चल रहा है, किस तरीके से अलग चल रहा है। 4u² + 8u, सिर्फ यही आपको क्वेश्चन दिया गया था। इसके अलावा आपको कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कोई भी नहीं दी हुई। अब इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो करेंगे क्या, इन दोनों टर्म्स में से आप ये देख ले कॉमन निकलता क्या है। यहाँ से हमने देखा कॉमन निकलता है 4u, और 4u हमने यहाँ लिखा। अब जब ये कॉमन निकला तो अंदर रह गया खाली u, क्योंकि 4u को u से मल्टीप्लाई करते हैं वापस यही आ जाता है। और ऐसे ही 4u को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8u आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे, 4u के इक्वल में रख लें 0, और जो यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख रहे हैं इसके इक्वल में रख लें अलग से 0। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करते हैं आप u की वैल्यू देख पा रहे हैं फिर से 0 आ रही है, और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, -2, 0। अब बात आती है इसको वेरीफाई करने की। वेरीफाई इसको किस तरीके से किया जाएगा, देखिए स्टूडेंट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेरीफाई करने के लिए फिर से लॉजिक जो लगाते हैं वही लगाएंगे हम, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका मैंने आपको क्या बताया था, -b/a। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखते हैं, जो हमें क्वेश्चन जो दिया गया था वो ये दिया गया था 4u² + 8u। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो u² का जो हमें कोफिशिएंट दिया गया वो 4 दिया गया, मीन्स ये हुआ a। यहाँ पर हम u का कोफिशिएंट देख रहे हैं वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा b। अब हम देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, अगर नहीं है तो इट मीन्स c की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब -b के प्लेस पर आया हमारा 8, a के प्लेस पर क्या आया 4। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने देखा यहाँ पर हमारी ज़ीरो जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, -2, 0। तो सम करना है तो -2 + 0 करना पड़ेगा। तो -2 आया, इसे सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आया, ये भी -2 आया। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का लॉजिक लगाता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं हमारे c/a। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे क्या करना है, अपनी इस ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है तो -2 × 0 करना पड़ेगा, और c के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0। a के प्लेस पर मैंने अभी भी बताया था क्या आएगा, 4। मल्टीप्लाई अगर हम 0 के साथ कर रहे हैं किसी भी डिजिट को वो भी 0 होता है, और 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करते हैं वो भी 0 होता है। तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको करने का कुछ तरीका इस तरीके से था। आइए अब थोड़ा सा जो अलग क्वेश्चन और देखने को मिलेगा आपको, वो 5th पार्ट इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिया गया t² - 15। t² - 15 देखते ही हमें लॉजिक जो ध्यान आता है वो आता है a² - b² का। कुछ उन फैक्टर्स को सॉल्व करके हम देखते हैं। देखिए अगर t² - 15 दिया गया तो इसकी a + b a - b फॉर्म किस तरीके से हो सकती है, आप इसको रूट में कन्वर्ट कर लें, t + √15 एंड t - √15। देखिए स्टूडेंट इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे t² - 15 वाले क्वेश्चन की। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि इसकी a + b a - b फॉर्म ये बनी तो बनी कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, t² - 15 हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया t + √15 और यहाँ लगाया t - √15। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, इसे सॉल्व कर लेने के बाद ना अल्टीमेटली मेरा आंसर जो आ जाना चाहिए यही आ जाना चाहिए, तब तो मैं इसको ठीक मानूंगा, अदरवाइज़ नहीं। ये देखिए, सबसे पहले हम t को उठाते हैं, t को उठा करके इस t से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ t²। अगर हम इस t को उठाते हैं और √15 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ √15t। ठीक इसी तरह से प्लस √15 को हम t से मल्टीप्लाई करें तो प्लस √15t
और रूट जब हम क्या करते हैं, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहीं पर एक लॉजिक नवा जो निकल करके आता है वो क्या आता है, देखिए कोई भी अगर हमारे रूट वाले डिजिट सेम सेम मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स मान लीजिए अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका आंसर आता है 2। अगर हम रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आता है 3। ये क्यों होता है देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। अब ये जो आपको रूट नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। और ठीक इसी तरह से फिर से आपको जैसे रूट 2 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब भी क्या होता है, पावर 1/2। एक चीज़ हमने बचपन से सीखी है, छोटी छोटी क्लासेस से सीखी है, कि जब भी हमारा बेस सेम होता है ना मल्टीप्लाई में, तो होता क्या है, पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। मीन्स 1/2 और 1/2 ये प्लस में आया। अब आप क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप फ्रैक्शन फॉर्म देखो और प्लस और माइनस का साइन देखो बीच में, तो आप उसको करते क्या हो, एलसीएम सॉल्व कर देते हो उसका, तो यहाँ आ जाने वाला है 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 1। अल्टीमेटली हुआ क्या, जब हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया ना, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए रूट 15 को जब मैं रूट 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हमारा क्या आ जाएगा 15। अब हम देख पा रहे हैं सेम डिजिट हैं, एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाने वाले हैं, तो ये क्या आया t² - 15। मीन्स मैं t² - 15 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a+b और a-b की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक यहीं पर मैंने ये चीज़ करके दिखाई है, t+√15 t-√15। अब आप क्या करेंगे, t+√15 इज इक्वल टू 0 अलग से रखें, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं मैंने t की वैल्यू कितनी निकाली, -√15। और यहाँ पर हमने क्या किया, t-√15 को उधर लेकर के गए तो ये प्लस का हो गया, यहाँ से आपके पास वैल्यू जो आ जाती हैं जीरोज़ की, ये आ जाती हैं। और रही बात ए बी सी की वैल्यू की, जब आप वेरीफाई करने जाएंगे तो देखिए तब क्या करना है आपको, आपको दिया क्या हुआ है t² - 15। स्टूडेंट्स अगर आप मुझसे यहाँ पर a की वैल्यू पूछते हैं तो मैं t² का कोफिशिएंट जो बताऊंगा वो है 1, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ ना, तो ये हो गया a। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे उसके बाद तो t दिया नहीं हुआ, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, वहाँ पर हमें क्या दिया होता था, पहले पावर 2 दी होती थी, फिर पावर 1 दी होती थी, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे a आया आपके पास, ये वाली जो टर्म होगी ये कांस्टेंट टर्म होगी, और कांस्टेंट टर्म कौन सी टर्म होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं है, a b c d t x कुछ भी यूज़ नहीं है। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ c। और अगर रही बात b की, b का यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ, तो आप उसको लेकर के क्या चलेंगे, b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आएगी। यहाँ पर a की वैल्यू हुई 1, c की वैल्यू हुई -15 और b की वैल्यू क्या हुई 0। तो ठीक सम और ज़ीरोज़ का जो पहले आपको फॉर्मूलाज बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, ये भी ठीक उसी तरह से होगा जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दी हुई थी, ठीक वैसे ही मैंने लॉजिक्स को यूज़ किया, तो स्टूडेंट ये निकल करके आया। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये भी क्वेश्चन। देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर हैज़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपको ना जीरोस गिवन है। पहला क्वेश्चन जो अभी अभी हम कर करके आए हैं, वहाँ हमें दिया क्या हुआ था, हमें वहाँ पर जीरोस फाइंड आउट करनी थी। बेसिकली वहाँ हमें जीरोस फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे हमें जीरोस दी हुई हैं, और करना क्या है आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा ध्यान रखिए किस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा और हमेशा हमारा होता है ax² + bx + c की फॉर्म में। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि पहले पावर आएगी 2, फिर पावर आई 1, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x यूज़ ही नहीं हुआ। तो ये हमारी फॉर्म होती है, किस चीज़ की फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है स्टूडेंट, a² + bx + c। अब देखिए, जब आपको ज़ीरोज़ दे रखी हो, एक बड़ी अच्छी टेक्निक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन बहुत अच्छे से आप इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी जल्दी आपका आंसर आ जाने वाला है। देखिए, अब फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, आपको बोला हुआ था 1/4 इसका पहला ज़ीरो है और -1 इसका दूसरा ज़ीरो है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो इसका फर्स्ट ज़ीरो आएगा ये डिनोट करेगा सम को, और दूसरे वाला जो ज़ीरो आएगा वो करेगा प्रोडक्ट को। तो स्टूडेंट इसके लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना हो और आपको ज़ीरोज़ दिए हुए हों 2, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे x² - sx + p। ध्यान से समझ लीजिए, x² - sx + p। x² की जगह पर x² रखिए,
इस s की जगह पर क्या रखेंगे, जो आपका फर्स्ट क्या था, 0 था, यानी कि 1/4 आया। ये x उठाया, एज इट इज़ रखा। p के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, जो आपका दूसरा 0 था यानी कि -1, वो रखा हमने -1 यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने कुछ करना नहीं है, बस एक सिंपल सा स्टेप और लेना है आगे। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसके अपोन में भी 1 लगा दो, इसके अपोन में भी 1 लगा दो, कुछ जाता नहीं है अपना, तो यहाँ पर लगा दिया ना। तो अब आप देख पा रहे हैं ये तीनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम सॉल्व करें, और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारी फॉर्म जो आ जाती है वो ये आ जाती है 4x² - x - 4। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, कभी भी जो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको देखने को मिलेगा वो ऐसी अपोन फॉर्म में नहीं आता, तो 4 को कैंसिल कर दीजिए, जो आपका ऊपर वाला पॉइंट आ जाता है एलसीएम ले लेने के बाद, तो ये आ जाता है 4x² - x - 4, यही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, करना क्या था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने फाइंड करना था, हमें 2 ज़ीरोज़ दी हुई थी, और मैंने अभी अभी आपको बताया कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ax² + bx + c। ठीक है, जब जब आपको ये फाइंड आउट करना हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला लगाना है x² - sx + p। x² एज इट इज़ रखा, s की जगह पर जो फर्स्ट इसका 0 था 1/4 वो रखा, p के प्लेस पर क्या करेंगे, -1 रख देंगे। अब इसका एलसीएम हम सॉल्व कर लेते हैं अपोन 1 लगा करके, तो हमारे पास कुछ ये देखने को मिलेगा। अपोन वाला 4 बस कैंसिल कर दीजिएगा, जो ऊपर आएगा यही आपका आंसर होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, फर्स्ट पॉइंट का। आइए इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या कुछ है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो यही दिया हुआ था कि √2, 1/3। √2 जो हुआ ये इसका फर्स्ट 0 है जिसको हम सम के नेम से जानते हैं, और जो इसका सेकंड 0 होगा यानी कि 1/3 उसे हम प्रोडक्ट के नेम से जानते हैं। तो लॉजिक वही लगा करके रखना है, कुछ चेंज नहीं है। फॉर्मूला जो आपको बताया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का, जब आपको 2 ज़ीरोज़ गिवन हो, दैट इज x² - sx + p। बच्चे लोग ध्यान से सुन लें, x² - sx + p। x² एज इट इज़ रखा, s के प्लेस पर क्या रखेंगे, √2 रखेंगे, क्योंकि ये इसका जो फर्स्ट 0 था उसे हम डिनोट कर रहे थे सम से, s का मतलब यहाँ पर सम से है, तो वो है हमारे पास √2। p की जगह पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट, यानी कि 1/3, ये 1/3 यहाँ आया। फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई भी पोलिनोमियल इस तरह से दिख रहा है कि एक अपोन वाली फॉर्म में है बाकी नहीं है, तो आप अपोन में 1 लगा दें बाकी के, और इजीली इसका क्या कर लें, एक एलसीएम ले लें। एलसीएम सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, 3x² - 3√2 x + 1। तो नीचे वाला जो 3 होगा इसे कैंसिल कर दीजिएगा, ये जो आया आपके पास ये वही आंसर आया जो रिक्वायर्ड है, यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया हुआ था, 0,5। जो 0 है ये सम को डिनोट कर रहा है, जो √5 है वो प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, तो हमने फिर से वही लॉजिक लगाया, x² - sx + p। x² एज इट इज़ आया, s की जगह पर क्या करेंगे, 0 आ गया, और p की जगह पर क्या आ गया, √5 आ गया। स्टूडेंट्स हम जानते हैं 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, 0 को जिससे मर्जी डिवाइड कर लो, वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मीन्स ये सारा 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, √5 यहाँ पर रख दिया हमने, तो ये आंसर आ गया। स्टूडेंट बाकी के जो 2 पॉइंट आ रहे हैं इसको आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़े इजी ही पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े अच्छे से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए, इसी के साथ आपको कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं देने वाला हूँ, उसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, ठीक है स्टूडेंट, तो कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।